आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास आज कई दिलचस्प स्रोत हैं जो भारत से जुड़े हालिया अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक मामलों पर एक नई रोशनी डाल रहे हैं। बिल्कुल। हम विदेश मंत्री की यूरोप यात्रा, पुर्तगाल में हुए एक विरोध प्रदर्शन, फिर बांग्लादेश सीमा के पास चीन की कुछ गतिविधियां, हाँ एक तुर्की कंपनी की मुश्किलें और भारत के एक्सपोर्ट में एक बहुत बड़े बदलाव पर बात करेंगे। हाँ, ये काफी अहम डेवलपमेंट्स हैं। तो चलिए इन अलग अलग कड़ियों को जोड़कर देखते हैं कि भारत के लिए इनके मायने क्या हैं। शुरुआत करते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर की यूरोप यात्रा से। आज 19 मई से उनका 6 दिन का दौरा शुरू हो रहा है। नीदरलैंड्स, डेनमार्क, जर्मनी। एजेंडा क्या है? ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद, यूरोप से सहयोग, ये सब क्यों अहम है इस वक्त? हाँ, देखिए ये यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि यूरोप भारत के लिए एक आप कह सकती हैं रणनीतिक और आर्थिक दोनों तरह से अहम पार्टनर है। और आतंकवाद, सुरक्षा जैसे मुद्दों पर एक कॉमन ग्राउंड बनाना, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के कॉन्टेक्स्ट में, ये भारत की प्रायोरिटी है। फिर तकनीकी और आर्थिक सहयोग तो है ही एजेंडे में। अच्छा, और इसी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी एक खबर पुर्तगाल से भी आई है ना? वहां भारतीय दूतावास के बाहर कुछ विरोध प्रदर्शन हुए। हाँ बिल्कुल। पाकिस्तान मूल के कुछ लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ प्रदर्शन किया था। उनका दावा था कि इसमें निर्दोष लोग मारे गए। लेकिन जो बात ध्यान खींचती है वो है दूतावास का रिएक्शन। क्या किया उन्होंने? उन्होंने फौरन एक पोस्टर लगा दिया दूतावास पर, जिस पर लिखा था ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर येट। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये दिखाता है कि भारत अब डिफेंसिव नहीं है बल्कि सीधे जवाब दे रहा है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। एक बहुत मुखर और दृढ़ रुख है ये। काफी सीधा संदेश। अच्छा, यूरोप से हटकर अब जरा पड़ोस की तरफ देखें तो बांग्लादेश में भी कुछ चल रहा है। भारत की सीमा के पास एक पुराने एयरबेस को लेकर चीन की दिलचस्पी, ये क्या मामला है? हाँ, ये लालमोनीर हाट इलाके में है, भारत की सीमा से बस समझ लीजिए 12-15 किलोमीटर दूर। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का एयरबेस है। खबरें ये हैं कि बांग्लादेश इसे शायद फिर से चालू करना चाहता है और इसके लिए कथित तौर पर चीनी अधिकारियों ने दौरा भी किया है। तो ये चिंता की बात है क्योंकि ये तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है। बिल्कुल वही जिसे चिकन नेक कहते हैं। बहुत ही संवेदनशील इलाका है। चीन की किसी भी तरह की मौजूदगी, चाहे वो बनाने में मदद करे या बाद में ऑपरेट करे, वो भारत की सुरक्षा के लिए निगरानी या जासूसी के लिहाज से एक चुनौती बन सकती है। तो क्या ये कहीं श्रीलंका के हम्बन टोटा जैसा मामला तो नहीं बन जाएगा? लेकिन हाँ, चिंताएं तो वाजिब हैं। हम्बन टोटा ने दिखाया है कि कैसी इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स का रणनीतिक इस्तेमाल हो सकता है। बांग्लादेश का आखिरी फैसला क्या होता है, उनकी मंशा क्या है, ये देखना होगा। भारत की जो कथित वीजा या व्यापार प्रतिबंधों की बातें आ रही हैं, वो इसी चिंता को दिखाती हैं। समझ गया। अच्छा, अब जरा आर्थिक मोर्चे पर आते हैं। तुर्की की एक एविएशन कंपनी है सेलेबी एविएशन, उसे भारत में कोई बड़ा झटका लगा है। हाँ, जबरदस्त झटका। उनकी मार्केट कैप सिर्फ 3 दिनों में करीब 1700 करोड़ रुपए, लगभग $200 मिलियन गिर गई। इतना? क्यों? वजह यह है कि भारत सरकार ने उनकी सुरक्षा क्लियरेंस रद्द कर दी है। अब ये सुरक्षा क्लियरेंस क्यों रद्द हुई ये तो साफ नहीं है, लेकिन अक्सर ये राष्ट्रीय सुरक्षा या कंपनी के मालिकाना हक से जुड़े सवालों पर होता है। और मामला अब और पेचीदा हो गया है क्योंकि कंपनी ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। ओह, तो मामला भी अदालत में है, अनिश्चितता बनी हुई है। हाँ बिल्कुल। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता या क्लियरेंस का मुद्दा हल नहीं होता, कंपनी के लिए भारत में काम करना मुश्किल होगा। आर्थिक नुकसान शायद और बढ़े। ये दिखाता भी है कि भारत में विदेशी निवेशकों के लिए रेगुलेटरी माहौल कितना अहम है। सही बात है। और अब वो खबर जिसने वाकई सबको चौंका दिया है, भारत के निर्यात के आंकड़ों में एक अभूतपूर्व बदलाव। हाँ, ये सचमुच बहुत बहुत उल्लेखनीय है। आप सोचिए, पिछले 10-12 साल से भी ज्यादा वक्त से पेट्रोलियम उत्पाद भारत का नंबर 1 एक्सपोर्ट आइटम था। हाँ, हमेशा वही टॉप पर रहता था। लेकिन 2024-25 में स्मार्टफोन ने पहली बार ये जगह ले ली है। भारत ने करीब $24 बिलियन के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किए। $24 बिलियन, ये तो बहुत बड़ा जंप है। पिछले साल शायद 15 बिलियन था और उससे पहले 10। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये मेक इन इंडिया और ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की जो बढ़ती भूमिका है उसका एक ठोस सबूत है। और मजे की बात यह है कि इस $24 बिलियन का लगभग 94% हिस्सा सिर्फ एप्पल और सैमसंग के फोन का है। अच्छा, सिर्फ 2 कंपनियां? हाँ, और ये जा कहाँ रहे? अमेरिका, नीदरलैंड्स, इटली जैसे डेवलप्ड मार्केट में। अनुमान तो ये है कि अगले साल ये आंकड़ा 40 बिलियन तक भी पहुंच सकता है।
पेट्रोलियम अब दूसरे नंबर पर है और जेम्स एंड ज्वेलरी तीसरे पर। तो ये साफ दिखाता है कि भारत की इकोनॉमी डाइवर्सिफाई हो रही है और हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ रही है। जबरदस्त। अच्छा, अंत में एक छोटी लेकिन शायद अहम जानकारी। भारत के एनएसए अजीत डोभाल और उनके ईरानी काउंटरपार्ट डॉक्टर अली अकबर अहमदियान, इनके बीच फोन पर बात हुई है। हाँ, ये बातचीत पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के ताज़ा घटनाक्रम के बाद हुई है। ये दिखाता है कि माहौल चाहे कितना भी तनावपूर्ण क्यों ना हो, क्षेत्रीय समीकरण जैसे भी बदल रहे हों, भारत जो महत्वपूर्ण देश हैं उनके साथ डायलॉग बनाए रखने पर जोर दे रहा है। तो कुल मिलाकर आज हमने देखा कि कैसे भारत एक तरफ तो काफी मुखर कूटनीति अपना रहा है, क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपट रहा है, जैसे पुर्तगाल या बांग्लादेश चीन वाला मामला। हाँ, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चरल बदलाव आ रहा है, जैसे ये स्मार्टफोन एक्सपोर्ट वाली बात। बिल्कुल। और यही एक सोचने वाली बात उभरती है, क्या ये अलग अलग दिखने वाली घटनाएं, मतलब यूरोप में दूतावास का एक पोस्टर हो या सीमा के पास वो एयरबेस का मामला या एक्सपोर्ट के बदलते आंकड़े और एनएसए लेवल की ये बातचीत, क्या ये सब सिर्फ अलग अलग चीजें हैं? जब फिर ये सब उस बड़ी पिक्चर का हिस्सा है जिसमें भारत अपनी ग्लोबल भूमिका को एक नए तरीके से देख रहा है, उसे परिभाषित कर रहा है और साथ ही नई और ज्यादा जटिल चुनौतियों का सामना भी कर रहा है। इन सब कड़ियों के पीछे का असली सूत्र क्या है, ये सोचना काफी दिलचस्प होगा।